हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। आइए फ्रेंड्स, करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम डिस्कस कर लेते हैं 1 सितंबर 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला संस्कृत दिवस कब मनाया गया था? संस्कृत दिवस को हम अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत दिवस के रूप में, संस्कृत दिवस के रूप में या फिर विश्व संस्कृत दिनम के रूप में भी जानते हैं। फ्रेंड्स, ये पहली बार 1969 में सेलिब्रेट किया गया था, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी। विश्व संस्कृत दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि हम संस्कृत भाषा को और प्रमोट कर सकें, और हमारा यहाँ पर उद्देश्य होता है कि विश्व की सबसे पुरानी भाषा जो कि संस्कृत है उसको और मान्यता मिले और आज भी उसका उतना ही उपयोग हो। विश्व संस्कृत दिवस को हम हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाते हैं और इसी दिन हम देखते हैं कि पनिनी, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब अष्टधानी लिखी है, उनकी जयंती होती है। तो विश्व संस्कृत दिवस उनको श्रद्धांजलि देने के रूप में भी मनाया जाता है। यहाँ पर अगर हम संस्कृत भाषा की ओर बात करें तो संस्कृत भाषा को देववाणी बोला जाता है। भारत में ये मान्यता है कि देवताओं की भाषा संस्कृति है। हिंदू धर्म के अंदर जो 4 वेद हैं, फिर महाभारत, रामायण और भी जितने इंपॉर्टेंट हिंदू धर्म से रिलेटेड ग्रंथ हैं वो सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। प्राचीन भारत में हम देखते हैं कि संस्कृत बोलचाल की भाषा भी रही है और विद्वानों ने संस्कृत भाषा को उच्चतम भाषा की श्रेणी में रखा है। और यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि संस्कृत भाषा इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की जननी मानी जाती है। फ्रेंड्स, सर विलियम जॉन्स ने एशियन सोसाइटी को फॉर्म किया था, जहाँ पर उन्होंने जितने भी इंपॉर्टेंट संस्कृत ग्रंथ हैं उनको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, जिसके बाद हम देखते हैं कि यूरोप में भी संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार होता है और इसके महत्व को समझा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको याद रखना है कि पहली बार हमने विश्व संस्कृत दिवस 1969 में मनाया था और हर साल इसको श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्थापित युद्धपोत महेंद्रगिरी का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? तो फ्रेंड्स, महेंद्रगिरी एक युद्धपोत है जिसको 1 सितंबर में इंडियन नेवी के अंदर कमीशन किया गया और इसका निर्माण मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है, जो मुंबई बेस्ड है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किस परियोजना के तहत इसको बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट 17A के तहत इसको बनाया गया है। यहाँ पर जो हम प्रोजेक्ट 17A की बात कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के तहत ये 7th शील्ड फ्रिगेट है जो इंडियन नेवी ने कमीशन किया है। इस वॉरशिप का शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी ने किया है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। यहाँ पर इस सेरेमनी में चीफ गेस्ट हमारे उपराष्ट्रपति ही रहे। यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि 17 अगस्त को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रोजेक्ट 17A के तहत 6th वॉरशिप, जिसका नाम विंध्यगिरी है, उसका शुभारंभ किया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हम प्रोजेक्ट 17A की बात कर रहे हैं, ये भारतीय नौसेना द्वारा निकाला गया प्रोजेक्ट है, जिसके तहत यहाँ पर शील्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स को बनाया जाता है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। और ये प्रोजेक्ट 2019 में स्टार्ट हुआ था और जो पहली शिप इस प्रोजेक्ट के तहत बनी थी उसका नाम नीलगिरी है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाई गई युद्धपोत महेंद्रगिरी का शुभारंभ भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी ने किया है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बृहद्भान राजमा और रामबन सुलाई हनी को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। ये उत्पाद किस राज्य से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, ये दोनों उत्पाद यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित हैं, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के कृषि और किसान कल्याण विभाग ने इस प्रक्रिया को चालू करा, जिसके तहत यहाँ पर जीआई टैग इन दोनों प्रोडक्ट्स को मिला है। यहाँ पर हम समय समय पर देखते हैं कि जीआई टैग दिया जाता है, तो यहाँ पर हमको ये बात याद होना चाहिए कि जीआई टैग इंडिया में जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है। और यहाँ पर जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री भी मेंटेन की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। इन पॉइंट्स को भी नोट करिएगा, काफ़ी बार हमने इसको डिस्कस किया है। आगे यहाँ पर हम बात करें बृहद्भान राजमा की, तो फ्रेंड्स इसकी खेती मुख्यतः जम्मू एंड कश्मीर में की जाती है और इसको कश्मीरी राजमा के नाम से जाना जाता है। रामबन सुलाई शहद की बात करें तो फ्रेंड्स, सुलाई का शहद यहाँ पर रम्बन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, वहीं से इसका नाम आता है। यहाँ पर अब जब इन दोनों प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल गया है, तो यहाँ पर इसका फ़ायदा अब ये होगा कि जो केवल अधिकृत उपभोक्ता हैं उनके पास ही इसके राइट्स रहेंगे, जो इसको अब बेच सकेंगे और इसका प्रोडक्शन कर सकेंगे और इसका कमर्शियल उपयोग कर सकेंगे, जिससे यहाँ पर इन प्रोडक्ट्स के अनाधिकृत उपयोग पर रोक लगेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन प्रोडक्ट्स को ट्रेड करने में और प्रमोट करने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर से बृहद्भान राजमा और रम्बन सुलाई शहद को जीआई टैग मिला है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कौन सा मंत्रालय ग्लोबल इंडिया एआई 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्लोबल इंडिया एआई 2023 जिसका पहला संस्करण हमको 14 से 15 अक्टूबर के बीच देखने को मिलेगा, उसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने वाला है, होस्ट करने वाला है। हम समय समय पर देखते रहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ में रहती है और धीरे धीरे एआई का यूज़ बढ़ता जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, ताकि यहाँ पर जो नेक्स्ट जनरेशन लर्निंग है और जो फाउंडेशन होता है एआई का, उस मॉडल की यहाँ पर बात करी जा सके। एआई के कहाँ कहाँ उपयोग हो सकते हैं, जैसे कि हेल्थ के क्षेत्र में, गवर्नेंस के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में, फ्यूचर में रिसर्च के क्षेत्र में, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में, और जितने भी यहाँ पर अवसर हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, उनके बारे में यहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा। और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पर बुद्धिजीवी लोग इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि एआई का सही उपयोग हो और एथिकल तरीके से एआई का यूज़ किया जाए भविष्य में। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको इस बात को भी नोट करना चाहिए कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी श्री राजीव चंद्रशेखर जो हैं, उनको यहाँ पर ये जिम्मेदारी दी गई है कि ग्लोबल इंडिया एआई 2023 की जो कॉन्फ्रेंस है उसको सही तरीके से कराया जाए। तो फ्रेंड्स, अक्टूबर में होने वाली ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। किस राज्य ने हाल ही में गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स, ये योजना हम देखते हैं कि कर्नाटका में शुरू की गई है। आइए इस योजना को समझते हैं। इस योजना के तहत हम देखते हैं कि महिलाओं को मासिक यानी कि मंथली 2000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पर लगभग 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि उन्हीं महिलाओं को यहाँ पर ये पैसे प्रदान किए जाएंगे जो यहाँ पर घरों की मुखिया हैं या फिर हेड ऑफ द हाउस होल्ड्स हैं। यहाँ पर कर्नाटका सरकार का यह कहना है कि गृह लक्ष्मी योजना से जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को इंश्योर किया जाएगा। गृह लक्ष्मी योजना बेसिकली कर्नाटका में जब चुनाव हो रहे थे तो उस समय कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था कि वो ऐसी स्कीम लॉन्च करेगी। तो बेसिकली यहाँ पर कांग्रेस ने अपना चुनावी वादा पूरा किया है। इसी के साथ यहाँ पर कर्नाटका ने ये बात भी अनाउंस करी कि आने वाले समय में दिसंबर तक एक और योजना आएगी, जिसके तहत यहाँ पर बेरोजगार ग्रेजुएट्स को और डिप्लोमा होल्डर्स को मासिक 3000 और 1500 रुपये दिया जाएगा, जिसको यहाँ पर युवा निधि बोला जा रहा है। ये योजना दिसंबर से चालू होगी। यहाँ पर आपको याद रखना है कि कर्नाटका में गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। इसी से मिलती जुलती योजना हमने मध्य प्रदेश में भी देखी है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। उस योजना को हमने डेली करंट अफेयर्स में कवर किया है। आई होप आपको वो भी याद होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस फुटबॉलर ने 2023 में PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड्स, ये पुरस्कार इस साल अर्लिंग हैलैंड ने जीता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं PFA की, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन। बेसिकली फ्रेंड्स, ये एक संघ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रीमियर लीग, इंग्लिश फुटबॉल लीग, FA वुमेन सुपर लीग, जो करंट और फॉर्मर खिलाड़ी हैं उनसे मिलकर ये संघ बनता है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। इस साल का अवार्ड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस अवार्ड के 50 साल पूरे हो रहे हैं। यहाँ पर ये अवार्ड सेरेमनी 29 अगस्त को लॉरी थिएटर में ऑर्गेनाइज की गई, इसको भी नोट करिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर और भी खिलाड़ियों की जिनको यहाँ पर अवार्ड्स मिले हैं, तो यहाँ पर हमने प्लेयर ऑफ द ईयर को तो डिस्कस कर ही लिया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमको ये पॉइंट भी नोट करना चाहिए कि अर्लिंग हालैंड मैनचेस्टर सिटी से खेलते हैं। इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा। यहाँ पर बुकायो साका जो आर्सेनल से खेलते हैं, उनको यंग प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। फिर हम देखते हैं वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है रेचल डेली, जो एस्टन विला वुमेन क्लब से खेलती हैं। उसके बाद वुमेन्स यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड लॉरेन जेम्स जो चेल्सी से खेलती हैं उनको मिला है। यहाँ पर चैंपियनशिप प्लेयर ऑफ द ईयर चूबा अपकॉम जो मिडल्सबर्ग से खेलते हैं उनको मिला है। यहाँ पर लीग 1 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड कॉनर कैप्लिन को मिला है जो इप्सविच क्लब से खेलते हैं। यहाँ पर लीग 2 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड एंडी कुक को मिला है जो ब्रैडफोर्ड सिटी से खेलते हैं। यहाँ पर PFA मेरिट अवार्ड इयन राइट और जिल स्कॉटिस्को को मिला है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नरगिस मोहम्मद हसन जाही जिन्होंने हाल ही में विश्व शांति पुरस्कार जीता है, किस देश से हैं? फ्रेंड्स, अफगानिस्तान की नरगिस मोहम्मद हसन जाही को हम देखते हैं कि वर्ल्ड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उनको स्वीडन में मिला है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। नरगिस यहाँ पे अफगानिस्तान से आती हैं और 2021 से हम देखते हैं कि तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता हासिल कर ली है। उसके बाद से यहाँ पर अफगानिस्तान में स्थिति काफ़ी चिंताजनक है, जिसके बाद यहाँ पर खासकर महिलाओं के जो अधिकार हैं उनको छीन लिया गया है और जो आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको भी बहुत लिमिटेड कर दिया गया है। इस लिहाज से देखा जाए तो ऐसे समय में नरगिस मोहम्मद
हसन शाही ने यहाँ पर शांति की बात करी, महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने की बात करी, इसलिए यहाँ पर उनको स्वीडन में वर्ल्ड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पॉइंट को नोट करिएगा। यहाँ पर हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, तो आइए थोड़ा अफगानिस्तान को देख लेते हैं। अफगानिस्तान देश का ऑफिशियल नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पर ऑफिशियल धर्म इस्लाम है। ऑफिशियल भाषा की बात करें तो दारी और पश्तो यहाँ पर 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। कैपिटल यहाँ पर काबुल है और इस वक्त अफगानिस्तान के हेड ऑफ स्टेट हैं हिबतुल्लाह अखुंदज़ादा। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये योजना हमको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। ये योजना सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि रक्षाबंधन के अवसर पर हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने यह अनाउंस किया है कि इस योजना के तहत यहाँ पर जो यूपी में 15,000 की राशि प्रोवाइड की जाती थी, उसको बढ़ाकर अब यूपी सरकार ने 25,000 कर दिया है और इसको लागू किया जाएगा 2024-2025 से। जैसा कि यहाँ पर नाम से ही समझ में आता है, ये योजना स्पेसिफिकली गर्ल चाइल्ड कन्याओं के लिए बनाई गई है। यहाँ पर यूपी सरकार ने बताया कि जैसे ही किसी घर में लड़की पैदा होगी तो उनके माता पिता के खाते में तुरंत 5,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसके बाद जब वो कन्या 1 साल की हो जाएगी तो 2,000 रुपये दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर जब वो बच्ची पहली बार स्कूल जाएगी तो 3,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। 6th क्लास में जब प्रवेश होगा तो भी 3,000 रुपये दिए जाएंगे। 9th क्लास में प्रवेश पर 5,000 रुपये दिए जाएंगे और जब यहाँ पर वो ग्रेजुएट हो जाएगी तो यहाँ पर उसको 7,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो इस तरह से इस योजना से 25,000 रुपये का लाभ मिलेगा गर्ल चाइल्ड को। और यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि इस योजना से लगभग 16,24,000 लड़कियों को लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया? फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि उड़ीसा के उत्केला में एक नया हवाई अड्डा बना है, जिसका यहाँ पर उद्घाटन एविएशन मिनिस्टर श्री ज्योति आदित्यनाथ एम सिंधिया ने किया है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। इस एयरपोर्ट को बनाने में 31 करोड़ से ज़्यादा की लागत आई है और यहाँ पर यह एयरपोर्ट भारत सरकार के सिविल एविएशन मंत्रालय ने बनाया है। भारत सरकार की एक स्कीम है जिसका नाम है उड़ान। उस स्कीम के तहत हम देखते हैं कि भारत में पहले फेज़ में 100 एयरपोर्ट बनाए गए थे और अब इस स्कीम का दायरा बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि हर टायर 2 और टायर 3 सिटी में एयरपोर्ट बनाया जाए। यहाँ पर इस एयरपोर्ट के बनने के बाद उड़ीसा में 5 एयरपोर्ट हो जाएंगे और यहाँ पर ये जो एयरपोर्ट है ये उत्केला को भुवनेश्वर से कनेक्ट करेगा, जिससे यहाँ पर यात्रा करने में 8 घंटे तक की कमी आएगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि उत्केला हवाई अड्डा उड़ीसा में खोला गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी ने किया है। आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। किस देश ने 100% इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर विकसित किया है? फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर इंडिया ने वर्ल्ड का पहला 100% इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर विकसित किया है। ये ट्रैक्टर विकसित किया गया है CSIR CMERI द्वारा। यहाँ पर इस ट्रैक्टर का नाम है CSIR प्राइमा ET11। इसको जरूर याद रखिएगा। ये 100% प्योर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है। इसकी डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग इंडिजिनस कंपोनेंट्स यानी कि भारत में निर्मित जो कंपोनेंट्स हैं और जो टेक्नोलॉजी है उससे की गई है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इंडिया के लिए। यहाँ पर इस ट्रैक्टर की एक और खासियत ये है कि ये जिस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है वो वुमेन फ्रेंडली है, यानी कि यहाँ पर इस ट्रैक्टर को महिलाएं भी चला सकेंगी। इस ट्रैक्टर की एक और खासियत ये है कि जब ये काम नहीं कर रहा होगा तो इसकी जो बैटरी है उसको दूसरे काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि पंपिंग के लिए, सिंचाई के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको याद रखना है कि CSIR के CMERI ने इस ट्रैक्टर को बनाया है। यहाँ पर अगर हम CSIR की बात करें तो उसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना हम देखते हैं कि 1942 में की गई थी। इसके अंतर्गत बहुत सारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स आते हैं, उसमें से एक है CMERI, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना फरवरी 1958 में की गई थी वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 1 सितंबर 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। अब समय है फैक्ट शीट का और आज की फैक्ट शीट में फ्रेंड्स हम प्रमुख व्यक्तियों के उपनामों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं फैक्ट शीट को। सबसे पहले हम देख रहे हैं राजा जी। ये उपनाम फ्रेंड्स चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी का है। फिर हम देखते हैं कि मेजर जनरल राजेंद्र सिंह जी को स्पैरो नाम से जाना जाता था। यहाँ पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी को महामाना नाम से जाना जाता था। हो ची मिंग को अंकल हो नाम से जाना जाता है। क्लाइव लॉयड को सुपर कैट नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अनुग्रह नारायण सिंह जी को बिहार विभूति नाम से जाना जाता है।
यतेंद्र मोहन सेन गुप्ता को देश प्रिय नाम से जाना जाता है। गुणीराज गोविंद फाल्के जी को द फादर ऑफ इंडियन फिल्म्स, भारतीय फिल्मों के पितामह कहा जाता है। यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक को अ मिक्सचर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस कहा जाता है। और लास्ट में हम देखते हैं काजी नजरुल इस्लाम को रिबेल पोएट, विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने फैक्ट शीट को डिस्कस कर लिया है। अब समय है रिवीजन का। आइए 31 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, ये खिताब राजस्थान की प्रियन सेन ने जीता है। दूसरा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला डायरेक्टर कौन बनी है? तो फ्रेंड्स, एकता कपूर को ये सम्मान दिया जाएगा नवंबर में। फिर हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया है? तो केरल ने फ्रेंड्स भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया है। चर्चित रोबोट व्योम मित्र किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो इसरो द्वारा इस रोबोट को निर्मित किया गया है और जो गगनयान का पहला मानव रहित मिशन होगा उसमें इसको यूज किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, ब्राइट स्टार 23 जो कि एक ट्राई सर्विसेज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसको किस देश में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, इसको इजिप्ट में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। छठवां क्वेश्चन है, चर्चा में रहा जावेरी आयोग का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स, इस आयोग का संबंध गुजरात से है। सेवेंथ क्वेश्चन है, दुनिया की पहली BS6 इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा निर्मित की गई है? तो यहाँ पर टोयोटा मोटर्स इंडिया ने इस कार को निर्मित किया है, इसको याद रखिएगा। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में चोकुआ चावल जिसे मैजिक राइस भी कहा जाता है उसे GI टैग मिला है। इस चावल की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको याद रखना है कि चावल की खेती असम में की जाती है। नाइन्थ क्वेश्चन है, इंडियन वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने किसको हराकर IBSA वर्ल्ड गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल हासिल किया है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इंडियन वुमेन्स टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। आखिरी क्वेश्चन है, एशिया कप का कौन सा संस्करण 2023 में आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको 16वां संस्करण एशिया कप का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने 31 अगस्त 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लिया है। अब समय है क्वेश्चन ऑफ द डे का। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है, परिणी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। इसको आज हमने डेली करंट अफेयर सेशन में डिस्कस भी किया था, तो जरूर इसका आंसर आपको पता होगा, तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 1 सितंबर 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही सेशंस को देखने के लिए इस सेशन को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मुलाकात होगी डेली करंट अफेयर के सेशन में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।